Hello students, in this video we will solve some important questions of a sample paper. Let's start. Now this is the first question in which we have to find the value of sine inverse sine 7 pi by 6. So if you have to find this value sine inverse sine 7 pi by 6, तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चलेगा कि अगर आपने साइन इनवर्स देख लिया, इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो यहाँ से आपको पता तुरंत चलना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा टाइप से अगर कोई भी वैल्यू आपके पास होती है तो उसका आंसर थीटा ही आता है, जहाँ थीटा मस्ट बिलोंग्स टू इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ये इन दोनों के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए किसी भी हालत में। इसका मतलब है क्वेश्चन हुआ कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस और वी हैव टू चेंज और वी हैव टू रिड्यूस दिस एंगल 7 पाई बाई 6 इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और हम इसको लिखेंगे 7 पाई बाई 6 को वी कैन रिड्यूस एज, हम इसको साफ साफ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब हो गया कि लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 6। ये इस फॉर्म में अभी नहीं बना क्योंकि इसमें नेगेटिव एक्स्ट्रा आ रहा है ये वाला। तो इस नेगेटिव को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और फॉर्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो जो बाहर साइन जो नेगेटिव था उसको हम अंदर लेके चले गए, और यहाँ से आप देखेंगे कि जो इसका आंसर आ चुका है वो माइनस पाई बाई 6 आ गया, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू या विच ऑल्सो बिलोंग्स इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो आपका जो आंसर है वो माइनस पाई बाई 6 मतलब कि ऑप्शन ए आपका आंसर आ चुका है। Let's start question number 2. In this question we have to find the value of a and b if fx is continuous। तो उसने कहा है कि fx आपका कंटिन्यूस है। किस किस पे कंटिन्यूस है? हर जगह कंटिन्यूस है। इसका मतलब है कि वो 3 पे भी कंटिन्यूस होगा और वो एट x इक्वल्स टू 5 पर भी कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब है कि इन एट x इक्वल्स टू 3 फाइंड LHL एंड RHL एंड एट x इक्वल्स टू 5 फाइंड LHL एंड RHL। यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस बनेगी, इनको सॉल्व करना है। LHL का मतलब होगा जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 3 होगी, RHL का मतलब होगा जहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। सिमिलरली 5 की बात करेंगे तो लेस देन 5 होनी चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू जहाँ पे ग्रेटर देन 5 होगी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसने कहा हुआ है LHL व्हेन यू आर फाइंडिंग द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3 देन LHL इज 1। तो उसने LHL 1 दे दिया है, और RHL उसने दिया हुआ है ax प्लस 3, क्योंकि फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है, और अगर कंटिन्यूस फंक्शन है इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंस टू a fx की हमेशा वैल्यू f a के इक्वल ही होगी। मतलब सीधे सीधे आप 3 को पुट कर दीजिए इसमें x की जगह पे, तो आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस b, दिस इज b। सिमिलरली इसमें जो LHL दिया हुआ है किसके लिए? 5 के लिए, वो दिया हुआ है ax प्लस b, और जो RHL दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन है। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5a प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ से 7 आ जाएगा। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट वैल्यू ऑफ a एंड b, और यहाँ से a की वैल्यू 3 आएगी और b इक्वल्स टू -8 आएगा आफ्टर सॉल्विंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अगर हमें इनवर्स फाइंड करना होता तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर एनी मैट्रिक्स इनवर्स इज गिवन बाई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन जब 2/2 की बात करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए बड़े आराम से निकलता है। कैसे निकलता है? अगर आपके पास में ए इक्वल्स टू, इसको याद कर लेंगे आप, a11 a12 a21 और a22 अगर होगा तो इसका अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो इसके एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया, आप याद कर लीजिए इसको। कैसे याद करेंगे? आप इसको याद कर लीजिए कि जो ये जो होगा एक डायगोनल एलिमेंट्स, एक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे इसको मैंने i लिख दिया, इसको मैंने c लिख दिया। आपको सी आई से याद कर लेना है। c का मतलब होता है चेंज द साइन, और i का मतलब होगा इंटरचेंज। आपको इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। मतलब कि जब आप एडजॉइंट फाइंड करोगे तो एडजॉइंट फाइंड करने में इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो यहाँ a22 आ गया, ये a11 आ गया, और यहाँ पे सी का मतलब चेंज द साइन, तो यहाँ पे -a12 कोई भी प्लेस चेंज नहीं हुआ, केवल नेगेटिव दोनों के सामने लगा दिया।
मतलब यहाँ से साफ साफ पता चला कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ए कितना गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए आपको गिवन है 2174। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए जब आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी आई। इसको तो आप कर दोगे और एक आप इसको कर दोगे, ये आपका हो गया सी, ये हो गया आई। तो इसमें चेंज द साइन, तो यहाँ -1 कर दिया, यहाँ -7 कर दिया, इंटरचेंज कर दिया तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे यहाँ से, इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 -7 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से फाइनली जो ए इनवर्स आएगा वो 1 ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास 1 हो चुका है। और सिमिलरली सीधे से आपका आंसर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया 4 -1 -7 2, तो आपका आंसर हो गया 4 -1 -7 2। तो देख लीजिए कहाँ है इसमें 4 -1 -7 2, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको ए जो गिवन है वो गिवन है के 8 4 2 के। सीधे सीधे आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, उसको 0 के बराबर रखिए, मतलब 2k² माइनस 32 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी +-4। इसमें 4 भी गिवन है, -4 भी गिवन है, लेकिन आपका आंसर होगा C +-4। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वी हैव टू फाइंड द इंटरवल फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फॉर विच दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो कौन सा फंक्शन आपको गिवन है, आपको f(x) बराबर दिया हुआ है x² - 4x - 5। आप यहाँ से इसको f' निकालेंगे, इंक्रीजिंग के लिए यही काम करना होता है। 2x - 4 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपको लेके चलना होता है। और स्ट्रिक्टली जब भी लग जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होगा कि आपको केवल यही सिंबल लेके चलना है, मतलब कि ग्रेटर देन का। इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें केवल ग्रेटर देन का। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर आना चाहिए 2 to ∞, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है। उसने इस ब्रैकेट को इस ओपन ब्रैकेट दे दिया है, तो सुटेबल आंसर 2 to ∞ हुआ, तो हम इसी पर टिक लगाएंगे। 2 to ∞ आपका आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस। 7th वाले पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको जो a गिवन है आप a' निकालिए, फिर -a निकालिए, दोनों को इक्वल रख दीजिए और आपका x का आंसर आ जाएगा। इतनी लंबी प्रोसेस में हमें नहीं जाना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये 0 है, a b, इधर हमने एक और 0 ले लिया, इधर c, इधर 0 ले लिया, तो अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके जो 0 होते हैं हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो ये जो a है यहाँ -a होगा, ये b है तो यहाँ माइनस का b होगा और यहाँ माइनस का c होगा। मतलब कि जो आपके मिरर एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के होते हैं। मतलब आपको जो a गिवन है इसमें वो a है 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। यहाँ से आप देखेंगे कि ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये इसका एडिटिव इनवर्स ही होना चाहिए। मतलब कि x की वैल्यू एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से x = 2। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे केवल 5 से 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर देंगे, एंड योर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट x = 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे उसने कहा है कि ए बी द रिलेशन इज गिवन एंड वी हैव टू चूज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो हम इसको करते हैं। उसने कहा हुआ है कि रिलेशन आपको गिवन है और उस रिलेशन में उसने a और b के बीच में रिलेशन दिया हुआ है a = b - 2, जहाँ b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 ही होनी चाहिए। ग्रेटर देन 6 का मतलब हो गया b की वैल्यू कि आपके पास ये भी रॉन्ग हो गया। ग्रेटर देन 6 पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हम इसको फिर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो यहाँ से फिर से रीअरेंज करेंगे तो b - a 2 आएगा। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 8 - 3 5, ये भी नहीं है। 7 - 8 ये भी नहीं है। 6 8 कुल मिला के यही आपका आंसर हो गया। हाँ, तो हम इस तरह से ऑप्शन से भी सीधे सीधे उसके आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का हुआ है कि द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आपको फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। अब आपको इसमें ये नहीं, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो आपको इसमें पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है, मतलब कि आप इस 2 का मल्टीप्लाई सारे के सारे एलिमेंट्स में नहीं करेंगे, आप केवल उसी को यूज़ करेंगे। वैसे तो 2 छोटा है, लेकिन अगर कोई बड़ा एलिमेंट होगा तो सब में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मतलब यहाँ 2x आएगा, यहाँ 2y माइनस 6 आएगा, बाकी का क्या चल रहा है हमें मतलब नहीं है। हम सारी मैट्रिक्स में, क्योंकि शॉर्ट में करना है तो हम इन्हीं को लिखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और फाइनली यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है। हमने हर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट लिख लिए। तो जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 2, और सिमिलरली 2y माइनस 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 14, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ से आप जब x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस 9 इक्वल्स टू 11, मतलब कि ए पार्ट इज द करेक्ट। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि द लाइन वाई एक्स प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व। तो उसने कहा हुआ है कि आपके पास एक कर्व है, और ये वाला कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, और इस पर कोई एक लाइन है जो कि वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कुछ ऐसे करके लाइन जा रही है। तो वो पूछना चाहता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा होगा जिसपे कि ये लाइन इसका टेंजेंट होगी, मतलब कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले जो लाइन हमें गिवन है वो है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और अगर हमें कोई भी लाइन गिवन होती है तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर ये लाइन mx प्लस सी की फॉर्म की है तो यहाँ से जो m का आंसर है वो 1 के इक्वल ही आएगा। ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा, आपको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया हुआ है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x टू फाइंड द dy बाई डी एक्स, वी विल गेट 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4, और यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 4/2y, या कहते हैं 2/y। लेकिन हमने मान लिया कि जो ये टेंजेंट है ये यहाँ टेंजेंट होगा एक पॉइंट x1, y1 पे। तो अगर हम टेंजेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे x1, y1 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/y1, मतलब कि dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू x1, y1 विल इक्वल्स टू 2/y1। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, जो आपका स्लोप आया है वो 2/y1 आया है, और जो लाइन है वो कह रहा है कि मेरा तो जो स्लोप है वो x1 y1 पे 1 है। इसका मतलब है कि दोनों का आपस में बराबर होना पड़ेगा, और यहाँ से y1 का आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ देख लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है बाद वाला वो 2 किस किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है। अब हम इस 2 को पुट कर देंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे तो इस वाली में पुट कर दीजिए और चाहे तो इस वाली में पुट कर दीजिए। हम पुट कर देते हैं तो 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा केवल प्लस का 1। तो आपका आंसर आ जाएगा x, x1, y1, या कह सकते हैं 1,2, मतलब आपका आंसर आ चुका है ए वाला पार्ट। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 1। तो आपको पता होना चाहिए कि जब cos इनवर्स होगा, या आप इसको जान लीजिए कि cos इनवर्स थीटा में जो डोमेन होती है वो डोमेन इसकी होती है बिटवीन -1 टू +1। तो यहाँ पे डोमेन का मतलब होता है कि थीटा बिलोंग्स टू -1 टू +1। यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है वो है 2x माइनस 1। आपके पास क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x माइनस 1 एंड यू हैव टू फाइंड द डोमेन। तो डोमेन का मतलब हो गया कि जो 2x माइनस 1 है इसकी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए, और जो ब्रैकेट होगा वो आपका क्लोज्ड है, मतलब कि इंक्लूडिंग -1 एंड +1। यहाँ से दोनों तरफ हमने 1 को ऐड कर दिया, तो ये भी आपका 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 ऐड किया तो यहाँ 0 हो जाएगा। 0 यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया 2। अब तीनों में 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0/2 ये हो जाएगा 2x/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2/2। आपका आंसर आ गया 0, यहाँ आंसर आ गया x, और यहाँ पे आंसर आ गया आपका 1। कुल मिला के आपका आंसर आ गया x मस्ट बिलोंग्स टू बिटवीन 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, मतलब आपका आंसर ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर लीजिए। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है, इसको समझ लीजिए। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to b एंड एन ए इक्वल्स टू, अगर आपको ये याद करके रखना है, इसमें उल्टा दे दिया है आपको लगेगा, लेकिन मैं इसी के अकॉर्डिंग बता दूं। एन ए इक्वल्स टू क्यू है, एन बी इक्वल्स टू अगर पी है
तो आप इसको याद रखिए, एन ए एन बी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो यहाँ से आप देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ए टू बी होता है हमेशा एन बी, जितने बी के कार्डिनल नंबर होता है उसकी पावर एन ए। अब आपको कितना भी कंफ्यूज करे, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आप देखेंगे एन बी आपको दिया हुआ है पी और एन ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको क्यू, तो आपका आंसर आ गया पी टू दी पावर क्यू, मतलब कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू की जगह पे वो आपको कह सकता है कि इफ एन ए हैज 3 एलिमेंट्स एन बी हैज 5 एलिमेंट्स देन हाउ many functions can be defined from a to b. Now question number 13, in this question we have to find dy by dx। तो dy by dx के लिए आपको x गिवन है a cos थीटा, आप स्पीड से, क्योंकि अब आपने इतना पढ़ लिया है, तो dx अपॉन डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस a sin थीटा। सिमिलरली आपको y गिवन है y इक्वल्स टू b sin थीटा, और यहाँ से आप निकालेंगे dy by डी थीटा, तो dy by डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी b cos थीटा। इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि इफ़ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई को ऊपर रखा बी कॉस थीटा और नीचे रखा, तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा। अगर 10 की टर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए इंटू 10 थीटा, मतलब कि जो कॉट थीटा है उसको हम 1 अपॉन 10 थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ से आप देखोगे कि जो ये वाला आंसर है माइनस बी अपॉन ए 10 थीटा, ये आपको पार्ट सी में दिया हुआ है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगले वाले में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि सच दैट ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। आपको एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन इज गिवन, बहुत सिंपल है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। अब आप इसमें अलग अलग ऐसे नहीं निकालना कि ए आपने निकाला फिर ए डैश निकाला फिर आप उसको ऐड करने लग रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपने केवल ए लिखा और आप अब इसी को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ से ये हो गया साइन एल्फा और ये हो गया कॉस एल्फा। उसके बाद उसने कहा है कि ए में आपको ऐड करना है ए डैश को, तो इसका ए डैश कितना हो जाएगा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और इधर हो जाएगा साइन एल्फा कॉस एल्फा, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू आई। आई का मतलब हो गया 1001। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अगर हम करेंगे तो कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा, ये आपका आंसर आ गया 2 कॉस एल्फा, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा, ये 0 हो गया, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये भी 0 हो गया, एंड कॉस एल्फा फिर से ये 2 कॉस एल्फा हो गया। कुल मिला के आप किसी भी एलिमेंट को इक्वल रखेंगे तो यहाँ से 2 कॉस एल्फा इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, कॉस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के इक्वल, और यहाँ से जो एल्फा है उसकी वैल्यू आ जाएगी, आप इसको देखिए कि कॉस एल्फा की वैल्यू 1/2 कैसे होती है, और आप खुद इसका आंसर कितना होगा कमेंट में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, वाई। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको समझ जाना होगा कि सीधे सीधे d2y अपॉन dx² का आंसर हमेशा, देख लीजिए इसको, अगर आपके पास क्वेश्चन कभी भी इस तरह का होगा, y इक्वल्स टू ए, कोई भी कांस्टेंट e टू दी पावर कोई भी आप लिख दीजिए, मैंने स्मॉल a x लिख दिया, प्लस b e टू दी पावर माइनस बी एक्स या प्लस का bx, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से जब आप y डबल डैश निकालेंगे तो हर बार जो आपका आंसर होगा, सॉरी ये सेम होना चाहिए, माइनस ए एक्स, तो आपका आंसर यहाँ ए स्क्वायर वाई ही आएगा हमेशा। कैसे आएगा इसको आप सॉल्व भी या अपने आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे y उसने दे दिया है a e टू दी पावर 5x प्लस b e टू दी पावर माइनस 5x। जैसे ही आप y डैश निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा a या 5a e टू दी पावर 5x, और ये आ जाएगा माइनस 5b e टू दी पावर माइनस 5x। आप फिर से इसका डबल डैश निकालिए तो आपका आंसर आ जाएगा 25 या 5 स्क्वायर, कुछ भी लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ 5 स्क्वायर a e टू दी पावर 5x, और सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 स्क्वायर b e टू दी पावर माइनस 5x। साफ साफ पता चल रहा है कि 5 स्क्वायर कॉमन आते ही अंदर आपके पास जो भी क्वांटिटी बचेगी वो क्वांटिटी आपके इक्वल है y के, मतलब कि आपका आंसर आ चुका है 5 स्क्वायर मतलब 25 y डबल डैश। तो ये वाली कंडीशन कहाँ बन रही है,
ये बन रही है इसमें, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लगभग आपने जितने भी एग्जाम्स या क्वेश्चन पेपर अभी तक देखे होंगे, सब में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है, जहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी है पॉइंट 2 की, और बाद में भी है, लेकिन पॉइंट 2 आपके सिलेबस से एक तरीके। This is question number 15, and in this question we have to find the value of k. This question is related to exercise 4.2 of NCERT, and according to this question you have to find the value of k. और इस तरीके का क्वेश्चन आप देखेंगे जितने भी आप एग्जाम देंगे, लगभग उन सब में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस, लेट्स सी। तो इसने कहा हुआ है कि इफ a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, सपोज a का जो ऑर्डर है वो m है, मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू m मान के चल रहे हैं। सपोज लेमडा इज एनी कांस्टेंट, अगर लेमडा कोई भी कांस्टेंट है, उस कंडीशन में अगर आपसे कह दिया जाएगा कि इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग a बाई लेमडा एंड देन यू आर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा a, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो हमेशा लेमडा टू द पावर ऑर्डर ऑफ a जितना होगा उतना डिटर्मिनेंट ऑफ a, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेमडा टू द पावर ऑर्डर ऑफ a मतलब कि m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। हाउ कैन वी रिलेट दिस कॉन्सेप्ट विद दिस क्वेश्चन, हम इसको कैसे रिलेट करेंगे उसको भी आप देख लीजिए। अगर हम इसको ले लेते हैं कि यहाँ से आपने, इसने कहा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ से आप देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए आप ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए इतना दिया हुआ है 2। उसके बाद में आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, इसका मतलब हो गया 2 टू दी पावर, ये वाला 2 है, ऑर्डर ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ से आप देखोगे 2 टू दी पावर ऑर्डर ऑफ a कितना दिया हुआ है, उसने 2 दिया हुआ है, इस 2 को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आंसर आ गया 2 टू दी पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना, कि पता चल रहा है कि आपको a दे दिया है उसने 1 2 4 2, फिर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने लग रहे हो, तो आपका आंसर आ गया 2 4 8, उसके बाद में ये कितना आ गया 4, और फिर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो 2a, तो ये 2a आ जाएगा यहाँ से 4 2 जा 8 माइनस 32, तो ये आपका जितना भी आंसर आएगा, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a आया 2 माइनस 8 मतलब कि -6, और यहाँ से कितना आ गया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया, अच्छा ये 4 है, ये जब 8 माइनस 32 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 24 और माइनस का 24, और आप इस -24 को लिख सकते हो 4 इंटू -6, या फिर आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है -6, जो वैल्यू है वो किसकी निकल के आई है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ a की निकल के आई है। अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन आप फिर भी इस तरह के सॉल्यूशन से बचेंगे और आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो योर करेक्ट आंसर इज 4, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 6 का हो गया। तो चैप्टर नंबर 6 में जब आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो इसको लिख लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आपसे अगर कहा जाए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो टेंजेंट का स्लोप आएगा उसका आप -1 अपॉन कर दोगे तो वही आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। मतलब कि आपको जो कर्व दिया हुआ है वो है, अब इसको लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x। सो फर्स्ट फाइंड dy बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x। उसके बाद में उसने कहा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब हो गया, इसको मैं
अभी फ़िलहाल m से डिनोट कर देता हूँ या m1 से डिनोट कर देता हूँ, तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, और यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आई है 4x प्लस 3 कॉस x। अब उसने कहा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नॉर्मल, लेकिन एट पॉइंट, किस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, तो ऐसा उसने कहा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एट एक्स इक्वल्स टू 0, इस पे आपको फाइंड करना है। तो इस पे फाइंड करने के लिए क्या होगा, देयरफॉर m1 आपका हो जाएगा किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो m1 आपका आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 4 इंटू 0 प्लस 3 कॉस 0, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ गया -1/3, और यहाँ से आप देखोगे कि आपका आंसर हो गया पार्ट ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर नंबर 6 का हो गया, और इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मतलब जो मेन वर्ड है आपका एब्सोल्यूट है। जब भी वो एब्सोल्यूट आपसे पूछेगा या आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो हमेशा आपको जो ब्रैकेट दिया होगा वो क्लोज्ड ब्रैकेट ही दिया होगा। क्लोज्ड का मतलब ये जो कैपिटल ब्रैकेट होता है, हमेशा यही दिया होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, इसको हम फाइंड करते हैं। इसकी यही प्रोसेस है सारे क्वेश्चन में। इसको आपको अगर नहीं पता तो इन सारी प्रोसेस को आप रट लीजिए कि ऐसे ही होते हैं ये सारे क्वेश्चन। फर्स्ट y इज गिवन, आफ्टर दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब कि 2x माइनस 3। उसके बाद में टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। उसके बाद में टू फाइंड द इंटरवल और टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 3/2। जो x की वैल्यू 3/2 आई है ये तो आपने निकाली है, और क्वेश्चन ने कहा है कि यू हैव टू ऑल्सो इंक्लूड द वैल्यू 0 एंड 2 ऑल्सो। आपको 0 भी इंक्लूड करना है, 2 भी। मतलब अगर आपने एक नंबर लाइन बनाई, उस नंबर लाइन में ये लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया, यहाँ आपको 0 गिवन है, यहाँ आपको 2 गिवन है, और ये 3/2 आपने अभी भी निकाल दिया। बस आपको कुछ नहीं करना, ये y जिसको कि आप fx भी बोल सकते हो, तो जो आपको fx गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब आप इस fx की वैल्यू पहले 0 पे फाइंड करोगे। पहले आप इसकी वैल्यू को 0 पे फाइंड करोगे, तो f0 फाइंड करिए, कितना आंसर आ गया, 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, मतलब आपका आंसर आ गया 0। उसके बाद में आप फाइंड करेंगे 3/2 पे, तो यह हो जाएगा f 3/2 इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9/4 माइनस 9/2, और फाइनली आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 4, और ये आपका आ गया -9/4। इस तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। तीसरा देखते हैं f2 पे कितना आंसर आएगा, f2 पे देख लेते हैं। f2 पे इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, और आपका आंसर आ गया 4 माइनस 6, मतलब कि -2। अब आप देखिए ये छोटा है या ये छोटा है, यहाँ से आप देखेंगे ये -9/4 छोटा है। सॉल्व कैसे हुआ अगर आपको नहीं पता तो उसको भी देख लीजिए। हमने 4 एलसीएम लिया था, 9 माइनस 18 कर दिया, आपके पास आंसर -9/4 आ गया। -9/4 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो गई, -9/4, और किस पॉइंट पे हुई है, एट x इक्वल्स टू 3/2 पे। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो गया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। उसने कहा हुआ है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एनसीईआरटी का है या नहीं है। तो उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ। तो इसमें देखिए जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, इसी प्रोसेस से आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। आफ्टर दिस यू कैन राइट इट एज x1 प्लस वाई इक्वल्स टू -y√1 प्लस एक्स। आफ्टर दिस ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो मैं इसको नहीं लिख रहा ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, अगर आप अपनी कॉपी में कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई हो जाएगा, और आफ्टर स्क्वायरिंग यू विल गेट वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स। आफ्टर सॉल्विंग दिस और मल्टीप्लाइंग इन द ब्रेसेस यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर एक्स, जो भी आपको लिखना हो। उसके बाद में इन टर्म को हमने एक तरफ ले लिया, इस वाई स्क्वायर को मैं इधर लेके आ गया, प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, और फिर इसको भी इधर की तरफ लेके आ गया, तो हो गया -x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू
0। यहाँ से आप जब इसको और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, मीन्स फैक्टराइज कर रहे हैं हम। और जब आप इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे भी आपका बचेगा एक्स माइनस वाई, नहीं तो सॉल्व करके आप देख लीजिए एक और बार। ऐसा करने के बाद में आप देखेंगे कि दो टर्म्स आपके पास में है, एक टर्म मेरा और एक टर्म मेरा, दोनों में से एक्स माइनस, तो दोनों टर्म में से हमें एक्स माइनस वाई को कॉमन लेना है। तो अगर हम इस एक्स माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे एक्स माइनस वाई, और इधर ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू 0, देन वी कैन से आइदर एक्स माइनस वाई इक्वल्स मतलब दिस इक्वल्स टू 0, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हो गया कि x इक्वल्स टू वाई हो गया, फॉर विच दिस इज नॉट ट्रू, ये बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता, ये वाली जो कंडीशन इसने क्वेश्चन में दी हुई है। इसका मतलब हुआ विच इम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ कि x प्लस एक्स वाई की वैल्यू 0 के बराबर होगी। यहाँ से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यों? क्योंकि आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो डी वाई बाई डी एक्स निकालनी है। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो आप y को तो इधर रखेंगे, बाकी x को आप उधर भेज देंगे। आप इसमें से y को कॉमन ले लीजिए, तो y को कॉमन लेते ही आपका बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आपकी यहाँ से y की वैल्यू जो आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आपके पास ये y इक्वल्स टू आई है वैल्यू, इस y से आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, और आप जैसे ही इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, और आप इसको जैसा आपका मन करे आप उस हिसाब से इसको कर लीजिए, माइनस एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, ऐसे कर लेता हूँ मैं, मतलब कि प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। तो माइनस एक्स का करेंगे तो 1 हो गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 ऐसे ही लिखा रहा। उसके बाद में माइनस एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, और जब आप इसका करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 का, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस का 2। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 2। मतलब आपका सी पार्ट इसमें सही हो गया। इसको आप सॉल्व कर लें, और यदि आपको लगता है कि नहीं करके दिखा दीजिए तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक बार इरेज करके। तो ये देख लीजिए, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, ये तो आ गया इसका एलसीएम, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 2, और आपका फाइनली आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 2। बस फिनिश, मतलब कि सी वाला पार्ट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, आपने अगर सॉल्व किया हुआ तो z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई जो होता है ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, मतलब कि एक लीनियर फंक्शन, ये एक लीनियर फंक्शन ही तो है, ये आपको लीनियर फंक्शन होता है और जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। मतलब जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा आपको दिखेगा या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, एंड टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दैट इज कॉल्ड वी आर फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू। तो ऑप्टिमाइजेशन की ये प्रॉब्लम होती है, तो सेक्शन इसका पार्ट बी करेक्ट हो गया। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी इज अ लीनियर फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 1000 ऑफ आई, ये इसने गलत दे दिया है, मिसप्रिंट है, हम इसको सही कर लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्वेश्चन ने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है इक्वल्स टू 10i। तो यहाँ से उसने ये चीज़ दे दी है और आपको फाइंड करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है कि जब भी आप कोई भी एग्जाम देंगे बिफोर टर्म 1 या कंटेनिंग दिस चैप्टर नंबर 3, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन वो ज़रूर आपको देता है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कैसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ से उसने कहा हुआ है, तो आपको पहले तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अगर आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको गिवन है 10i। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू विल कंपेयर दीज टू, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10, विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 10। पहला कॉन्सेप्ट तो आपका इस थ्योरम से खत्म हो गया। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट, उसने पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी होल पावर ऑर्डर ऑफ ए माइनस वन, ये होती है। मतलब कि अगर उसने आपसे इसकी वैल्यू पूछी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने अभी भी यहाँ से निकाल दिया, कितना हो गया 10, और 10 टू दी पावर ऑर्डर ऑफ ए, और ऑर्डर ऑफ ए उसने साफ साफ दिया हुआ है कितना है 3, उसको देना पड़ेगा 3 माइनस वन, आपका आंसर आ गया 10 टू दी पावर 2, मतलब आपका आंसर आ गया 100। तो उसमें देख लीजिए 100 कहाँ है, पार्ट सी इज द करेक्ट वन, सी इसका सही आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखते हैं, उसने कहा है कि लेट ए इक्वल्स टू इतना, हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शंस एफ ए टू ए कैन बी डिफाइंड। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि वो आपका किसी एक फंक्शन ए से ए पे ही डिफाइन होता है। अगर वो ए से बी पे भी डिफाइन होगा तो भी बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उतने एलिमेंट्स इसमें भी होते हैं। उसने फिलहाल कहा हुआ है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, और ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, मतलब टोटल काउंटिंग एन एलिमेंट्स हैं। इसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, या हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए। तो कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया कि ए के कितने मेंबर्स हैं, तो ए के टोटल जो मेंबर्स हैं वो है एन। तो जब भी आपसे बाइजेक्टिव क्वेश्चन के बारे में वो आपसे पूछेगा, तो बाइजेक्टिव फंक्शंस का नंबर जो होगा टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इक्वल्स टू हमेशा एन फैक्टोरियल के बराबर होगा। उसने अभी तो आपको एन दे दिया है, इसी क्वेश्चन को वैसे भी दे सकता था कि इफ़ ए इक्वल्स टू 1 3 5 7, देन इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, not a to a, then how many functions can be defined from a to a, बाइजेक्टिव फंक्शंस कैन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, टोटल 4 आपके एलिमेंट्स हैं, आपका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 24 आंसर आ गया इसका। तो वो ऐसे आपको, अभी तो एन दिया हुआ है, वो उसको कुछ भी लिख के आपको दे सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो। उसने कहा हुआ है कि x इक्वल्स टू टी स्क्वायर एक फंक्शन है और y इक्वल्स टू टी क्यूब ये दूसरा फंक्शन है। तो पहले x इक्वल्स टू टी स्क्वायर दिया हुआ है, आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि वो जिसका फंक्शन होगा उसी में हमें करना, उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी हो गया 2t के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लिया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं। उसने y बराबर आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू टी क्यूब, यहाँ से ऑन अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो आपका आंसर आ जाएगा 3t स्क्वायर, सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट और सेकंड से निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से डी वाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने डी वाई बाई डी टी निकाला है और डी एक्स अपॉन डी टी निकाला है, उन दोनों का हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई डी टी का मतलब हो गया 3t स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ से आपका आंसर आ गया 3 अपॉन 2t। अब आपको तो लेकिन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस वाली इक्वेशन को जो उसने दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3/2 के, तो हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये एक्स दिया हुआ है, मतलब आपने, सॉरी, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका यहाँ हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एल एच एस में, और यहाँ हो जाएगा डी, ये टी है, अपॉन डी एक्स, और आप फाइंड कर रहे हैं 3/2 टी का डेरिवेटिव।
यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3/2। जब टी का आप डेरिवेटिव निकालोगे तो हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। लेकिन डी टी ओवर डी एक्स ये है क्या? तो डी टी ओवर डी एक्स निकालने के लिए आप देख लीजिए कि डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई थी यहाँ से, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल। अगर डी एक्स अपॉन डी टी 2t है तो ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब 1/2t। फाइनली आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है 3/4t। 3/4t का मतलब हो गया कि बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में उसने कहा है कि इन द गिवन ग्राफ द फिजिबल रीजन फॉर ए एलपीपी शेडेड। तो सबसे पहला चीज़ है कि फिजिबल रीजन। तो आपको इस चीज़ में इसमें ध्यान रखना है कि जब भी वो आपसे फिजिबल के बारे में बात करेगा तो ये फिजिबल रीजन आपका कॉन्वेक्स ही होता है। मतलब दो तरीके की फिगर आपने पढ़ी थी क्लास 8th में, एक कॉन्वेक्स फिगर पढ़ी थी, एक कॉनकेव फिगर पढ़ी थी। तो कॉन्वेक्स फिगर क्या है ये आप देखिए, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कॉन्वेक्स फिगर क्या है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जब आपने पढ़ा था तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में था कि जब आप कौन एक पॉलीगॉन बनाते हैं सच दैट कि उस पॉलीगॉन के अंदर, उस पॉलीगॉन के आप जितने भी डायगोनल्स बनाएंगे वो सारे के सारे डायगोनल अगर उसके इंटीरियर में ही लाई करते हैं। आप देखिए, आप इसके जितने भी डायगोनल बनाएंगे वो सारे के सारे डायगोनल इसके इंटीरियर में लाई करेंगे। इंटीरियर का मतलब हो गया इस पॉलीगॉन के अंदर वाला पार्ट में, तो वो कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव क्या होगा? कॉनकेव के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपने एक, जैसे कि मैंने एक ये वाली फिगर ले ली, इस वाली फिगर अगर आपने इस वाली फिगर को बनाया, लाइन सीधी नहीं आई है, ये वाली फिगर है। अगर आप इस फिगर को बनाएंगे, दिस इज ए बी सी एंड डी। इस फिगर में आप देखेंगे कि अगर आपने डायगोनल बनाया तो एक डायगोनल तो भले से अंदर आ गया, लेकिन जब आप इस वाले डायगोनल को बनाएंगे तो ये डायगोनल इसके बाहर लाई कर रहा है। किसके बाहर? इस फिगर के, मतलब कि एक्सटीरियर में। अगर एक भी डायगोनल फिगर के एक्सटीरियर में लाई करता है तो उस फिगर को आप बोलते हैं कॉनकेव, और अगर सारे ही डायगोनल अंदर लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं आप कॉन्वेक्स। इसका दूसरा पार्ट, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में एक फिगर है और उस फिगर में जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे एंगल, जैसे आप इसमें देखेंगे तो इस फिगर में जितने भी एंगल, एक ये एंगल है, ये एंगल है, ये सारे के सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री है। तो लेस देन 180 डिग्री सारे एंगल अगर होंगे, मतलब कि मैक्सिमम ऑब्ट्यूज तक पहुंच सकता है, तो वो फिगर आपकी कॉन्वेक्स होगी। कॉनकेव में क्या होगा कि अगर ये एक फिगर हमने जो ली थी, अगर इस फिगर में आप देखेंगे तो ये वाला जो इंटीरियर एंगल है, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि ये एंगल आपका एक एंगल कम से कम मोर देन 180 डिग्री ज़रूर होना चाहिए। अगर है तो वो कॉनकेव फिगर होगी। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है बड़े आराम से। कैसा? कि जो फिजिबल रीजन होता है किसका, एलपीपी के, जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं उसका, तो वो फिजिबल रीजन हमेशा कैसा होगा? वो फिजिबल रीजन हमेशा एक कॉन्वेक्स फिगर में ही होगा। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा बन गया, इसको आप याद कर लीजिए। दूसरा, उसने कहा हुआ है कि आपको z इक्वस टू 3x-4y। तो z इक्वस टू 3x-4y आपको दिया हुआ है, और उसने कहा हुआ है कि यू हैव टू मिनिमाइज और यू हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वस टू 3x-4y। तो हमने कॉर्नर पॉइंट मेथड पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू कॉर्नर पॉइंट मेथड आपके पास जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं फिजिबल रीजन के, मैंने इसको a माना, इसको b माना, इसको c d e और f, आप देखेंगे कि a से लेके f तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इस z की वैल्यू को फाइंड करेंगे किस पे, कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो उसने जो z आपको दिया हुआ है वो z इसने दिया हुआ है 3x-4y। z दिया हुआ है 3x-4y, ये z की वैल्यू उसने दे दी है। यहाँ से अगर हम कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे तो हमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से दिए हुए हैं उसने, कॉर्नर पॉइंट उसने दिए हुए हैं, पहला a 0,0 दिया हुआ है, दूसरा 0,8 दिया हुआ है, 0,8, तीसरा 4,10 दिया हुआ है, चौथा 6,8, 6,8 दिया हुआ है, 6,5 दिया हुआ है और 0,5 दिया हुआ है। देख लेते हैं एक और बार, 6,8, 6,5 और 5 जीरो उसने दिया हुआ है, 0,5 नहीं है, 5 जीरो उसने दिया हुआ है। देख लेते हैं इसको, ये हो गया 5,0।
अब हम इन सारे ही पॉइंट्स पे z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एट 0 0 z इक्वल्स टू 0, एट z 0 8 आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो इस पर कितनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी इसमें z इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 8, आपका आंसर आ गया -32। सिमिलरली यहाँ से जब z निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 4, आंसर आ गया आपका मतलब कि 28 माइनस का। इसके बाद में इस पर निकालोगे तो z बराबर आ जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 8, आपका आंसर आ गया -14। इसके बाद में यहाँ से निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5, ये आंसर आएगा तो 18 माइनस 20 मतलब -2। और यहाँ से जब z इक्वल्स टू इस पर निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 0 मतलब कि 15। तो ये तो मैक्सिमम हो गया। इन सब में देखिए सबसे कम किस पे आया हुआ है, इन सबसे सब पे कम आया हुआ है इस पे मतलब कि 0,8 पे। तो यहाँ से जो इसका आंसर हो गया है वो 0,8 मतलब कि पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 24th। उसने कहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर द फंक्शन 2x प्लस 3y। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कर देते हैं। उसने कहा हुआ है कि 2x plus 3y equals to sin y, and in this question you have to find the value of dy by dx. So differentiate with respect to x, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा साइन डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, साइन वाई का होता है कॉस वाई, और फिर वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स। इसको जब आप और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 3 माइनस कॉस वाई, और उस 2 को उधर भगा दीजिए तो आपका आंसर आ गया -2। मतलब फाइनली व्हेन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश, तो आपका आंसर यहाँ से आ गया -2/3 माइनस कॉस वाई, और ऐसा कोई भी इसमें नहीं दिया हुआ, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/cos y -3, 2/cos y -3 मतलब कि सी वाला पार्ट आपका बिल्कुल सही हो गया है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा हुआ है कि ए इनवर्स इक्वल्स टू के ए दिया हुआ है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी आपने पहले भी किया था, इसको देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने आपको ए अगर दे दिया है कितना 2 3 5 -2, तो सबसे पहले आप ए इनवर्स फाइंड करिए। ए इनवर्स का मतलब होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करिए। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 2 2 जा -4 -5 3 जा 15, तो आपका आंसर आ गया, हो गया माइनस का 19। और जब आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे बनाते हैं और एक ऐसे बनाते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये जो डायगोनल, इसको हम याद कर लेते हैं सी आई से। सी का मतलब चेंज द साइन, साइन को आप चेंज कर दीजिए और कुछ नहीं करना, मतलब 3 की जगह -3, 5 की जगह -5। और आई का मतलब इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब -2 को इस वाले 2 को उधर पहुंचा दीजिए तो ये हो जाएगा -2, और इस 2 को इसकी जगह पहुंचा दीजिए तो ये हो गया प्लस का 2। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसका मतलब यहाँ से हुआ कि ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब -19, और ये हो गया -2 -3 -5 और 2। मतलब आप अगर इसमें से माइनस को कॉमन ले लो पूरी मैट्रिक्स में से, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/19, और आपने इसमें से एक -1 कॉमन ले लिया तो अंदर आपका रह जाएगा 2, इधर लिख देता हूँ मैं। आप इसमें से जैसे कॉमन ले लोगे तो -1/19, जैसे ही आप -1 कॉमन ले लोगे तो आपका इधर बचेगा 2 3 5 -2, और ये आपका आंसर क्या बन गया 1/19। और ये तो जो मैट्रिक्स है ये तो ए ही है, मतलब कि अगर आपने इसको के ए से डिनोट किया तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/19, तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा 1/19। तो 1/19 का मतलब हो गया कि ए पार्ट इज करेक्ट।
सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन है और इसमें दिमाग लगाना थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन इतना टफ नहीं है। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन टफ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को उसने कहा है इन विच इंटरवल्स द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब हो गया कि आपका जो भी आंसर होगा वो ऐसे ओपन ब्रैकेट में ही होगा। स्ट्रिक्टली का मतलब ऑलवेज यू हैव टू यूज ओपन ब्रेसेस। और स्ट्रिक्टली इंक्रीज